नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी आवाज की 10वीं सालगिरह के मौके पर बेहद खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया है आपका। और हम आपसे इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि जब आवाज के 15 साल होंगे और आपके 5 साल होंगे तो मुंबई और महाराष्ट्र का नक्शा कैसा बदला हुआ होगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने 10 साल पूरे किए हैं और आपको बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि आम निवेशकों तक आपने इस चैनल के माध्यम से जो वास्तविकता है वो हमेशा पहुंचाई है और एक प्रकार से फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बड़े पैमाने पर आपने बढ़ाई है, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन मैं करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र को हम लोग तीनों क्षेत्रों में बढ़ाना चाहते हैं। जो खेती का क्षेत्र है उसमें हमने महाराष्ट्र को अकाल से मुक्ति देने के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया है। आज 20,000 गांवों में महाराष्ट्र में लगातार अकाल रहता है। इन 20,000 गांवों को हमने फेज आउट किया और इस पहले साल में 5,000 गांवों को अकाल मुक्त करने के लिए हमने एक योजना तैयार की है जिसका क्रियान्वयन हमने शुरू किया है। साथ ही में महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले, इस दृष्टि से मेक इन महाराष्ट्र प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है, जिसमें ईज इन डूइंग बिजनेस, इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। और एक एमआईडीसी में अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो 76 परमिशन लेनी पड़ती थी, अब हम सीधे उसको 25 परमिशन पे ला रहे हैं और उसको एक सिंगल आईटी प्लेटफॉर्म पर हम ला रहे हैं कि जिसके जरिए जो परमिशन मिलने के लिए 2-2, 3-3 साल लगते थे वो 2 महीने में, 1 महीने में लोगों को मिलेगी। साथ ही में नॉन डेजिग्नेटेड एरिया जो है वहां पर भी इंडस्ट्री लगाने के लिए हमने ऐसे कानून अभी तैयार किए कि जिसके चलते लोगों को यूजर चेंज नहीं करना पड़ेगा, सीधे 1 महीने में वो लोग रियल इंडस्ट्रियल यूज उसका कर पाएंगे। ऐसे कई हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। हम नई आईटी पॉलिसी ला रहे हैं कि जिसके माध्यम से आईटी सेक्टर में महाराष्ट्र वैसे भी आगे है, लेकिन और हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं। आईटी और आईटीईएस में महाराष्ट्र को एक लीडर के रूप में हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सर्विसेज सेक्टर में भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र बड़ा अर्बनाइज्ड इस प्रकार का राज्य है और इसलिए नए शहर हम तैयार कर रहे हैं, न्यू सिटीज हम तैयार कर रहे हैं। अभी मुंबई के पास में एक नई सिटी, हमारा जो नई मुंबई एयरपोर्ट है उसके पास हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो मुंबई से बड़ी सिटी होगी। साथ ही में अभी भिवंडी के पास हमने एक 60 गांव को का एक डेवलपमेंट प्लान मंजूर किया है, जहां पर करीब 20 लाख लोगों की एक नई सिटी हम तैयार करेंगे। कल्याण के बाहर 10-12 लाख लोगों की एक नई सिटी हम तैयार करेंगे। तो इस माध्यम से हम लोग केवल सिटीज तैयार कर रहे हैं ऐसा नहीं है, तो अर्बनाइजेशन को स्मॉल अर्बन सेंटर्स में अकोमोडेट कर रहे हैं, वहां पर हम लोग अपॉर्चुनिटीज ले जा रहे हैं, वहां पर हम एंटरटेनमेंट ले जा रहे हैं और इससे एक अर्बनाइजेशन के ऊपर जो एक बहुत बड़ा प्रेशर है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये करते समय सर्विसेज का जो सेक्टर है उसको किस प्रकार से हम फायदा दे पाए, इसका हमारा प्रयास चल रहा है। आज सर्विस सेक्टर महाराष्ट्र में आना चाहता है, लेकिन जो अर्बन एरियाज है वहां पर उसको उतनी स्पेसेस अवेलेबल नहीं है, तो वो स्पेसेस कैसे अवेलेबल हो ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारे अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों को हम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से बहुत बड़े पैमाने पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत संक्षेप में सारा वो कम्प्रिहेंसिव एजेंडा बता दिया है, उस पर हम थोड़ा और विस्तार से आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन इसी बीच हमको ये खबर मिली कि आपका एक काफी दिलचस्पी रहती है इन्वेस्टर एजुकेशन के विषय में, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगले हफ्ते आप अपने नागपुर शहर में कोई एक मंथ लॉन्ग कार्यक्रम लॉन्च करने वाले हैं। तो आप अपनी इस दिलचस्पी के बारे में बताइए कि आपके पास तो अभी नया नया काम बहुत सारा शुरू हुआ है, उसमें आपने उस विषय को पकड़ा है जो दरअसल हमारा विषय है, हम तो इस चैनल में उसको आंदोलन के रूप में चलाते हैं। देखिए, मुझे 2 चीजें हमेशा लगती है कि जब तक हमारी नई जनरेशन को हम फाइनेंशियली लिटरेट नहीं करेंगे तब तक वो जिस प्रकार से फाइनेंशियली आगे जानी चाहिए जा नहीं पाएगी। आज अगर हम रिटेल मार्केट देखें तो उसमें ये जो हमारा छोटा प्लेयर है वो उतने बड़े पैमाने पर हमको दिखाई नहीं पड़ता और बड़ी पॉन्जी स्कीम्स उसको अट्रैक्ट कर जाती है, जिसमें वो पैसा लगा देता है और सारे पैसे बाद में वो पॉन्जी स्कीम से वो गवा देता है। तो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एक हमारी जो नागपुर महानगर पालिका है, वहां के एनजीओज है, बीएससी के लोग हैं, ऐसे सब मिलाकर एक हम लोग एक मंथ लॉन्ग एजुकेशन हम करने वाले हैं, जिसमें
इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी चीजें हम उनको फाइनेंशियली लिटरेट करेंगे। छोटा जो हमारा निवेशक है उस निवेशक को किस प्रकार से उसने निवेश करना चाहिए उसको हम बताएंगे। साथ ही में छोटे एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने के लिए किस प्रकार से वो लोग मार्केट में से पैसा ले सकते हैं या किस प्रकार से अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का वो यूज कर सकते हैं, इसके बारे में उनको लिटरेसी देंगे। तो एक प्रकार से हम लोग इन्वेस्टर्स भी तैयार करेंगे और एंटरप्रेन्योर्स भी तैयार करेंगे। ऐसा एक कार्यक्रम ये हमने हाथ में लिया हुआ है और मुझे लगता है अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है। अगर ये यशस्वी हो और इसको अगर लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया तो इसको हम राज्य में भी अलग अलग जगह पर करेंगे। बहुत दिलचस्प बात बताई आपने और पॉन्जी स्कीम का आपने जिक्र किया। महाराष्ट्र में इस तरह के बहुत सारे कांड सामने आए थे जिसमें एक तरफ तो राज्य की पुलिस ने और दूसरी तरफ सेबी ने अपने अपने हिसाब से जांच की। सेबी ने बहुत सारी चेतावनियां भी दी। आपको लगता है कि पॉन्जी स्कीम जैसी चीजों के सफाई पर सरकार पूरी तरह से काम कर चुकी है, उसकी नजर है, या अभी भी इस तरह के स्कैम चल रहे हैं उसके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो? नहीं, मैं तो सेबी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि सेबी ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। असली नागपुर में सेबी हमको इसमें जो नागपुर का हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें सेबी की बहुत बड़ी मदद हमको वहां पर मिलने वाली है और वो भी उसमें बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन राज्य सरकार भी इस संदर्भ में एक प्रोएक्टिव भूमिका ले रही है। मूल रूप से अभी सबसे बड़ी बात हम जो कर रहे हैं उसमें आज ये पॉन्जी स्कीम्स में लोगों के पैसे चले जाते हैं और जो डायरेक्टर्स है वो चलाने वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे पैसा लेकर भाग जाते हैं और उसके बाद उनकी संपत्ति तक जब्त नहीं होती। काफी सारी संपत्ति वो कर लेते हैं और सालों तक कोर्ट में सारी चीजें चलती रहती है और छोटा इन्वेस्टर मर जाता है। तो महाराष्ट्र में हमने एमपीआईडी का कानून तैयार किया है जिसमें हम इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं और हमने अभी हर जिले में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर दिया हुआ है जो एमपीआईडी के कानून के तहत तुरंत डेजिग्नेटेड ऑफिसर इनकी सारी जो संपत्ति उसको अटैच कर पाएगा, उसका केवल अटैच नहीं कर पाएगा तो उसको लीलाव भी कर पाएगा। ये एक्ट के अनुसार हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है और अभी इसकी शुरुआत हमने महाराष्ट्र में की है। मुझे लगता है कि अगर ये रिकवरी की प्रोसेस हम फास्ट करेंगे, आज उसको ये पता है कि अपनी संपत्ति अटैच तो होती है पर उसका कभी ऑक्शन नहीं होता, वो सालों तक चलते रहता है और वो एंजॉय करते रहता है। तो एक निश्चित पीरियड में अटैचमेंट भी होगा और ऑक्शन भी होगा और उसके डेजिग्नेटेड ऑफिसर और उसका एक कानून, ये सारी चीजें अभी हमने यहां पर कर ली है और मुझे विश्वास है कि ये छोटे इन्वेस्टर को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जी, आइए देवेंद्र जी फोकस करते हैं मुंबई पर। ये बात समझना चाहेंगे आपसे टाइमलाइन के तौर पर अगले आपके 5 साल के कार्यकाल में जो मेन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड और रेल के जो प्रोजेक्ट हैं वो किस अवस्था में पहुंचे हुए होंगे। तो मैं 3 बड़े प्रोजेक्ट से शुरू करता हूं। न्हावा शेवा का जो ये सी लिंक बनना है शिवड़ी के साथ जुड़ने वाला, एक तो वो, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तीसरा कोस्टल रोड। अगर हम पहले इन 3 चीजों की बात करें। देखिए, जहां तक कोस्टल रोड का सवाल है, हमने उसको अभी बहुत फास्ट ट्रैक किया हुआ है। मूल रूप से कोस्टल रोड में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज कोस्टल रोड के लिए जो एक मिनिमम रेक्लेमेशन हमको लगता है वो हमारा नोटिफिकेशन अलाउ नहीं करता, हमारे एनवायरमेंट के नॉर्म्स अलाउ नहीं करते। तो मैंने लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठकें की और उनको मैंने ये बताया कि जो हमारी हाई टाइड लेवल है उसको चेंज किए बिना हम ये कोस्टल रोड तैयार करेंगे। तो अगर उसको चेंज किए बिना हमने कोस्टल रोड तैयार किया तो उसका जो दुरुपयोग एक रियल एस्टेट में हो सकता है वो दुरुपयोग नहीं होगा और हम लोग इसमें से एक बहुत बड़ी ओपन स्पेस भी तैयार करेंगे। तो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली इस प्रकार का हम ये कोस्टल रोड तैयार करना चाहते हैं और मैं प्रकाश जावड़ेकर जी का अभिनंदन करूंगा, उन्होंने बहुत पॉजिटिव भूमिका ली। एक हमारे जो एनवायरमेंट के सेक्रेटरी है केंद्र सरकार के लवासा जी, उन्होंने भी उसमें बहुत पॉजिटिव भूमिका ली है और निश्चित रूप से आने वाले 2-3 महीने में हम लोग ये जो परमिशंस है, ये जो इसमें जो चेंजेस करने वो चेंजेस हम कर पाएंगे। एक मूल रूप से उन्होंने हमको ये कहा था कि कोई ना कोई इसमें आप हमको इस प्रकार से प्रतिबद्धता का एक प्रतिवेदन दीजिए कि आगे चलकर इसका दुरुपयोग नहीं होगा, तो हम उसका कैबिनेट निर्णय करके उनको दे रहे हैं और जिसके चलते मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 3 महीने में हमारे नोटिफिकेशंस चेंज हो गए और चेंज होने के बाद बड़ी तेजी से कोस्टल रोड का काम हम शुरू कर पाएंगे। उसका डीपीआर तैयार करने का काम अभी शुरू हो गया है और मुझे विश्वास है कि कोस्टल रोड वुड बी अ रियलिटी और हमारा प्रयास ये होगा कि इसी साल ये जो वर्ष 2015 है इसमें कोस्टल रोड का काम शुरू हो जाए, यही प्रयास हम लोग करने वाले हैं।
जिससे मुंबई बहुत बड़े पैमाने पर डीकंजेस्ट होगी। जहां तक ट्रांस हार्बर लिंक का सवाल है, तो उस लिंक के संदर्भ में भी क्योंकि उसका लैंडिंग इको सेंसिटिव जोन में हो रहा था, इसलिए कुछ उसमें परेशानियां थी, लेकिन केंद्र सरकार से लगातार हमने उसमें भी फॉलोअप किया और अब उसको भी मान्यता उन्होंने दी है। उसमें अभी एक पोर्शन की केवल हमको मान्यता मिलनी है कि कुछ मैंग्रोव्स का पोर्शन उसमें आता है, तो उसमें कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन करके हम लोग उसके एक प्रतिबद्धता उनको देंगे और वो भी परमिशन मिलेगी, तो ट्रांस हार्बर लिंक की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और हमने ये तय किया है कि अभी उसको हम ईपीसी के माध्यम से हम करेंगे, हम अभी उसको कोई पीपीपी मॉडल पर नहीं करेंगे, तो ईपीसी के माध्यम से उसमें जायका का लोन लेकर उसको करने का हमने निर्णय किया है, उसको भी हमने फास्ट ट्रैक किया है। मुंबई का जो नई मुंबई का एयरपोर्ट है, उसके संदर्भ में एनवायरमेंट के सारे क्लियरेंसेस हमने लाए। उसमें फिर एक प्रॉब्लम यह था कि उसका जो इकोनॉमिक मॉडल था उसमें सिंगल टिल होगा, डबल टिल होगा, शेयर्ड टिल होगा। तो चूंकि पीपीपी मॉडल को सक्सेसफुल करने के लिए शेयर्ड टिल की आवश्यकता थी, तो केंद्र सरकार के पास हम गए और जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राजू जी, गजपति राजू जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि केवल 3 दिनों में उन्होंने ये फैसला मुझे करके दिया और उन्होंने शेयर्ड टिल अलाउ किया, जिसके कारण अभी हमने उसका टेंडर भी बुला लिया है। आरएफपी आरएफक्यू सारे हम लोगों ने अभी उसके बुला लिए हैं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इसी साल उसका काम शुरू होगा। और हमने ये प्रयास किया है कि 2019 में हमारा जो विमान है वो वहां से फ्लाई करे, इस प्रकार का उसका हमने सारा एक प्रकार से मैनेजमेंट किया हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि वो भी प्रोजेक्ट हम करेंगे। एक चौथा आपने नहीं भी पूछा तब भी मैं बता देना चाहता हूं कि मुंबई में रेल के कॉरिडोर्स भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। विशेषतः मेट्रो का के 2 कॉरिडोर्स को मैंने मान्यता दी है, 72 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर और 100% अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स है कि जिसके माध्यम से मुंबई बहुत बड़े पैमाने पर डीकंजेस्ट होगा। उसके साथ साथ हम लोग एक एलिवेटेड कॉरिडोर, हमारा जो लोकल ट्रेन है उसका सीएसटी से पनवेल ले जाना चाहते हैं, जिसको केंद्रीय मंत्री जी ने भी करीब मान्यता दी है। और हम लोग अभी कैपेसिटी एनहांसमेंट करने के लिए अभी MUTP 3, अभी MUTP 1 और MUTP 2 ऐसे 2 प्रोजेक्ट हुए। अभी MUTP 3 भी हम लोग शुरू करेंगे, तो जिससे रेल की कैपेसिटी भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और साथ ही में एक कुछ कॉरिडोर्स हम ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के तैयार करना चाहते हैं, जो रोड के एलिवेटेड कॉरिडोर्स होंगे उसका भी प्लानिंग हमने किया है। तो कुल मिलाकर सिटी की मोबिलिटी, सिटी का ट्रांसपोर्टेशन और सिटी की वाइब्रेंसी, ये तीनों को हम प्रोटेक्ट करके मुंबई को एक अच्छी सिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने रेल का जिक्र किया, इसी से थोड़ा सा और इसका विस्तार समझना चाहूंगा। एक मोटी बात है, आपके मुंबई शहर में जितने बेस्ट के मान लीजिए डिपोज हैं, सरकारी जमीनें हैं, राज्य की हों या केंद्र की रेल विभाग की हों, जो रेलवे स्टेशंस हैं, सारा कंजेशन ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक का आप एक प्रकार से सकआउट कर सकते हैं अगर इनको कमर्शियल वायबिलिटी के आधार पर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें आप खड़ी करवा दें जिनका कमर्शियल लीजिंग के तौर पर इस्तेमाल हो। आपको रेवेन्यू मिलेगा, पार्किंग के लिए जगह बनेगी, दुकानों के लिए जगह मिलेगी, पूरे के पूरे जो इलाके हैं सड़कों पर जो वेंडर्स की भीड़ है उसको खाली किया जा सकता है। और ये तो 5 साल का नहीं, मैं समझता हूं 1 साल का प्रोजेक्ट होना चाहिए। देखिए, उसी के संदर्भ में भी हम लोगों ने अभी प्रयास शुरू कर दिया है और केवल डेंसिफिकेशन करके नहीं चलेगा, तो हमको वहां एक्चुअल फुटप्रिंट कितना आता है, वो फुटप्रिंट कितना बढ़ाना है, हमको इसका भी निर्णय करना पड़ेगा। उतनी कैपेसिटी एनहांसमेंट हमको रेलवे स्टेशन पे करनी पड़ेगी। साथ ही में उसका डेवलपमेंट करते समय आसपास के इलाके का डेंसिफिकेशन जब हम करेंगे तो स्टेशन एरिया इंप्रूवमेंट स्कीम भी हमको करनी पड़ेगी ताकि वहां पर सीमलेस ट्रैफिक का मूवमेंट हो। तो इसका एक इंटीग्रेटेड प्लान हम तैयार करना है, हमने शुरू कर दिया है। और पहले इसमें 20 स्टेशन हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं कि जिन 20 स्टेशन पर हम लोग इसको करेंगे। और एक अच्छी बात हम लोग ये कर रहे हैं कि मूल रूप से ये सारी चीजें करते हुए प्रॉब्लम यह आता है, बाहर की जगह स्टेट गवर्नमेंट या बीएमसी की होती है, अंदर की जगह ये रेलवे की होती है। और इसलिए न बीएमसी अपनी जगह में रेलवे को काम करने देना नहीं चाहती और रेलवे अपनी जगह में स्टेट गवर्नमेंट या बीएमसी को काम करने देना नहीं चाहती। तो अभी हमारे जो नए रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी, इनके साथ जब मेरी चर्चा हुई तो एक बहुत अच्छा सुझाव उसमें से आया और हमने तय किया कि हम स्पेशल पर्पस व्हीकल्स तैयार करेंगे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और रेलवेज यानी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का मिलाकर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग ये जो सारे प्रोजेक्ट है इनको टेकअप भी करेंगे, इनका फंडिंग भी करेंगे। तो इससे जो आज कठिनाइयां आती है
कि गवर्नमेंट दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उनके दोनों एजेंसियां साथ में नहीं आना चाहती, वो दोनों एजेंसियां साथ में आएगी और ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे। केवल इसमें एक चीज है कि इसका काफी सीमलेस प्लानिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि 1 साल का ये प्रोजेक्ट नहीं, पर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 3 साल में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने एक जिक्र और किया जो एक प्रकार से नई बात है, या कहिए कि अब इसको स्वीकार किया गया है कि रेलवे को मुंबई में अंडरग्राउंड ले जाया जा सकता है। पहले हम लोगों को काउंटर आर्गुमेंट दिए जाते थे कि ये मुंबई में पॉसिबल नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े ट्रैक, बहुत बड़े बड़े हिस्से ऐसे होंगे जो मुंबई में अब ट्रेन जो है वो नीचे चलेगी जमीन के। बिल्कुल, 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर हम मेट्रो रेल को जमीन के नीचे से ले जाएंगे। और जब मैंने इस प्रकल्प का अभ्यास किया तो मेरे ध्यान में आया कि जमीन के नीचे से जाने में फायदा है, भले ही कॉस्ट बढ़ती है लेकिन उसमें समय कम लगता है, क्योंकि आज जिस समय आप एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार करते हो तो सारी यूटिलिटी उसमें शिफ्ट करनी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए जो पिलर्स खड़े करने पड़ते हैं वो सारे पिलर्स के नीचे यूटिलिटीज आती है, और उस यूटिलिटीज में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, उससे नाराजगी होती है, उससे काम में डिले होता है, राइट ऑफ वे का प्रॉब्लम आता है, हर एक एजेंसी समय लगाती है, तो आपकी टाइमलाइन जो है वो ओवररन हो जाती है। लेकिन जब आप जमीन के नीचे से जाते हो तो आप यूटिलिटीज के नीचे से जाते हो, इसलिए यूटिलिटीज के शिफ्टिंग का कोई प्रॉब्लम आता नहीं है और सीधा आप लोग सीमलेसली काम कर सकते हो। इसलिए उसकी कॉस्ट भले ही ज्यादा हो, लेकिन हमने निर्णय किया और अभी ये 72 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है ये पूरा का पूरा हम लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। थोड़ी सी बात हाउसिंग के बारे में करें कि यहां पर जो छोटी छोटी सड़कें हैं उसमें भी पता नहीं 50, 70, 80, 90, 100 मंजिला इमारतों की परमिशन पता नहीं कैसे मिल जाती है। अब जब नई सरकार बनी है तो एक बड़ा भरोसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के चरमराहट के टोटली अनसस्टेनेबल होने के दौर में जब हम हैं, वहां पर इस प्रकार की इमारतों की परमिशन आप नहीं देंगे। हालांकि हाउसिंग की कमी है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना, फेयर तरीके से बनाना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रख करके बनाना, इस काम को आप मुकम्मल ढंग से करेंगे। कैसे करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए 2 चीजें इसमें हम कर रहे हैं। एक तो हम अर्बन रिन्यूअल करना चाहते हैं। जो पुरानी इमारतें हैं वो पुरानी इमारतों को केवल आपने एफएसआई दे दिया तो उसके भरोसे वो रिन्यूअल नहीं हो सकता, इसलिए हम क्लस्टर अप्रोच ले रहे हैं। और जब क्लस्टर अप्रोच हम लेते हैं तो क्लस्टर अप्रोच में एरिया जब हम अर्बन रिन्यूअल के अंतर्गत उसका डेंसिफिकेशन करके जिस समय उसको थोड़ा एफएसआई ज्यादा देकर उसको हम रिन्यू करते हैं, उस समय हमको ओपन स्पेसेस ज्यादा मिलती है, एमिनिटी स्पेसेस ज्यादा मिलती है, और जो हमारी सर्विसेज है उन सर्विसेज को जाने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, सर्विसेज अच्छे तरीके से आप ले डाउन कर सकते हो। तो वो क्लस्टर अप्रोच हमने स्वीकारा है और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। साथ ही में एफोर्डेबल हाउसिंग में भी हम लोगों ने तय किया है कि करीब 11 लाख घर हम मुंबई एमएमआर रीजन में बनाना चाहते हैं, जिसका हमने प्लानिंग शुरू कर दिया है और करीब 3-4 लाख घरों की शुरुआत तो हम आने वाले कुछ दिनों में कर पाएंगे। यहां तक हमारा प्लानिंग पहुंच गया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एफएसआई जो है ये देते समय केवल हम लोग इमारतों की ऊंचाई का विचार न करते हुए उसकी सारी एमिनिटीज का भी विचार हम करने वाले, उसको हम अर्बन रिन्यूअल का इंस्ट्रूमेंट इस रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आपकी इस बात से ये समझा जाए, जैसी चर्चा भी चल रही है कि आपके समक्ष ये प्रस्ताव विचार है और आप फैसला करेंगे कि सड़कों की चौड़ाई वगैरह को और बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए इमारतें कितनी बड़ी बने, कितनी एफएसआई दी जाए, इसको लिंक किया जाएगा टीडीआर में। बिल्कुल लिंक किया जाएगा, 100% लिंक किया जाएगा जी। एक बात और आपसे मैं करना चाहूंगा जिसका संबंध यहां के लोकल प्रशासन से है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब आप को तय करना होगा कि आप बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ें या शिवसेना के साथ। तो पहला सवाल तो यही है कि आप अकेले लड़ेंगे या साथ लड़ेंगे शिवसेना के? देखिए, शिवसेना ने और हमने मिलकर तय किया है कि सारे चुनाव हम साथ में लड़ने का प्रयास करने वाले हैं, तो मुझे लगता है साथ में लड़ेंगे। साथ में लड़ने का प्रयास करने वाले हैं, ये बात लोकसभा चुनाव के बाद भी कही जा रही थी, जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीएनबीसी आवाज पर हमारी लगातार भविष्यवाणी थी कि आप लोग तो अलग अलग लड़ेंगे। मैं यही बीएमसी चुनाव के बारे में भी कहना चाहता हूं कि बीजेपी अलग लड़ेगी। नहीं, मुझे लगता नहीं है हम लोग साथ में लड़ेंगे, क्योंकि देखिए अलग लड़कर हमने देखा है और दोनों पार्टियों ने अपनी क्षमताओं को भी समझा है और अपनी सीमाओं को भी समझा है। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग काफी प्रैग्मेटिकली साथ में आए हुए हैं, हम लोग साथ में लड़ने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है लड़ेंगे।
जी बिल्कुल। हालांकि ये एमएमआर वाला या मुंबई को चलाने के मल्टीपल एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के बहुत तरह के स्ट्रक्चर हैं देवेंद्र जी, लेकिन आपको लगता है कि सचमुच अगर बहुत लंबी सोच रखी जाए तो मुंबई के गवर्नेंस के फंडामेंटल मॉडल में बदलाव की जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक मेयर वाला सिस्टम होना चाहिए, लेकिन एकदम फंडामेंटल बदलाव चाहिए जिस तरीके से बीएमसी और राज्य सरकार यहां ऑपरेट करती है। मुझे लगता है फंडामेंटल बदलाव की आवश्यकता नहीं, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप लोकल बॉडीज को अधिकार ज्यादा दीजिए, लेकिन साथ ही में उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी कीजिए। आज मुंबई में 17 एजेंसीज काम करती है और एक साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाती। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम यह है कि इन एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन करना। मूल रूप से यहां पर जब ये कोऑर्डिनेशन की बात हम करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग अधिकार लेना चाहते हैं। हमको कोई अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है, सरकार के पास सारे अधिकार है। सरकार अपने आप में इतनी अधिकारिता रखती है कि उसको किसी भी संस्था का अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन करने का काम सरकार का है और सरकार अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकती है। आज बीएमसी होंगी, एमएमआरडीए होगी, सिडको होगी, मुंबई गृह निर्माण मंडल होगा, म्हाडा होगा, ये सबका जब हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे तभी शहर बदलेगा। और इसलिए मैंने लगातार ये प्रयास किया है कि इसका एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो और उसी दृष्टि से इसके गवर्नेंस की ओर मैं देखना चाहता हूं। बाकी गवर्नेंस का मॉडल बहुत चेंज करना चाहिए ऐसा मैं नहीं मानता। मैं तो ये मानने वाला हूं कि जब तक आप लोकल बॉडीज को ज्यादा अधिकार नहीं देंगे तब तक लोकल बॉडीज फंक्शन नहीं कर सकती। आप उनसे जिस समय ये अपेक्षा रखते हैं कि वो अच्छा काम करे, उस समय उनको अधिकार भी हमने देने चाहिए। जी बिल्कुल। चलते चलते एक चीज आपको और बताना चाहेंगे जिसका जिक्र हमने शुरू में किया देवेंद्र जी, कि हम लोग 10 साल जब मना रहे हैं सीएनबीसी आवाज का, तो फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में एक बहुत बड़ा कैंपेन जो अगले साल 6 महीने हम चलाने का विचार करते हैं वो हम लॉन्च करने वाले हैं। और इसको आम फहम बनाया जा सके, पॉपुलर तरीके से इस चीज को पुश किया जा सके, इसके लिए हम बात को समझाने के लिए ये कहते हैं कि कोई एक शेयर गिफ्ट करे, कोई किसी जरूरतमंद व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट खुलवाए, कोई किसी के इंश्योरेंस के लिए जानकारी देकर के उसको काम में मदद करे, कोई किसी को एक एसआईपी गिफ्ट कर दे कि चलिए आप हर महीने 1000 रुपए की सेविंग की आदत डाल रहे हैं, ताकि पॉपुलर ओपिनियन में ये बातें चर्चा में आए। और हम इसमें लोगों से, व्यक्तियों से कह रहे हैं कि वो एक अपना संकल्प लें या एक सुझाव रखें। क्या आप कोई संकल्प या सुझाव हमारे सामने रखना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सुझाव तो नहीं रखना चाहूंगा, मैं संकल्प लेना चाहूंगा। और संकल्प ये है कि मैं ये हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट करूं, और यही प्रयास व्यक्तिगत तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर भी मैं करना चाहूंगा कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक ग्रामीण अंचलों में भी हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को पहुंचाने का प्रयास करें, और राज्य सरकार ये प्रयास जरूर करेगी। ये बहुत सुखद संयोग है कि आप भी इसी काम में लगे हैं। किसी मुख्यमंत्री से नई जुबान की ये बात सुनने में हमको बहुत अच्छा लगता है, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम भी फाइनेंशियल लिटरेसी के कार्यक्रमों को सेमिनार वाले मॉडल से बाहर निकाल करके पॉपुलर लेवल पे, मास स्केल पर ले जा सकें। इसकी छोटी कोशिश, सीमित कोशिश हमारी तरफ से भी रहेगी, और हम दोनों के साथ में एक साझेदारी, एक जुगलबंदी भी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप इसी प्रकार से फाइनेंशियल लिटरेसी का कार्य करते रहिए, यही आपसे मैं अपेक्षा करता हूं।